नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन पे। आज हम लोग करने वाले क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 15 आर इन्वायरमेंट। सो ये चैप्टर आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोग का 5 मार्क्स का इससे क्वेश्चन आने वाला है। ओके, सो बिना देरी किए जल्दी से शुरू करते हैं और मैं कोशिश करूँगा ये आप लोग को हाफ एन आवर के अंदर में ये चैप्टर आप लोग को कंप्लीट करा दूँ, क्योंकि वैसे भी ये चैप्टर कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं, इसमें कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं। सो सबसे पहला इसमें जो सबसे ऊपर में हमें बताया गया कि इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, तो ये आप लोग से पूछा भी नहीं जाने वाला है। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग आते हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं what happens when we add our waste to the environment। सो सिंपली उन्हें डिकम्पोज हो जाना चाहिए ना, लेकिन वो सिंपली डिकम्पोज नहीं होंगे क्योंकि हमारे पास दो टाइप्स के वेस्ट होते हैं। एक होता है बायोडिग्रेडेबल और एक होता है, इसके आगे नन लगा देंगे तो वो हो गया नन बायोडिग्रेडेबल। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है आप सभी अंतर जानते हैं, फिर भी ये मैं बता देता हूँ एक बार। द वेस्ट विच कैन बी इजिली डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरियाज और नेचुरली बाय आवर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, या बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट कुछ भी कह सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं जो भी ह्यूमन वेस्ट लाइक ह्यूमन डंग, और हम लोग ले सकते हैं आर होम किचन वेस्ट में हम लोग कह सकते हैं द पील्स ऑफ वेजिटेबल। ओके, वेजिटेबल के छिलके ये सब, तो बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ गया। अब आता है इकोसिस्टम, इसे समझना ज़रूरी है। ओके, इकोसिस्टम को हम लोग कह सकते हैं all such components including living being, non-living being। ओके, या हम लोग ऐसे कह सकते हैं और एन इकोसिस्टम, यहाँ पे अच्छे से हम लोग को लिखा हुआ है। ओके, तो all organisms such as plants, animals, microorganisms and human beings as well as physical surrounding interact with each other, maintains a balance in nature। All the interacting organisms in an area together with non-living being constitutes environments, forms and ecosystem। अच्छे से अगर हम लोग उसको समझते हैं तो इकोसिस्टम एक ऐसा माहौल है जिसमें लिविंग बीइंग भी नॉन लिविंग बीइंग भी है और वो एक दूसरे पे इंटरकनेक्टेड है। हम लोग कह सकते हैं डिपेंड है, वो एक बैलेंस बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल हम लोग सबसे अच्छा इकोसिस्टम पे एग्जांपल हम ले सकते हैं एक पॉन्ड का। पॉन्ड में बहुत सारी फिश होती है, पॉन्ड का बोल रहा हूँ। ओके, पॉन्ड में बहुत सारी फिश होती है, छोटी फिश होती है, बड़ी फिश होती है, प्लांट्स भी होते हैं, प्लांट्स जो पानी में उगने वाले होते हैं। ओके, खुद वाटर भी होता है। ओके, नॉन लिविंग कंपोनेंट हो गया, बहुत सारे पत्थर होते हैं और ये सब एक दूसरे पे इंटरकनेक्टेड कैसे रहते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल कि हम लोग लेते हैं कि बहुत सारी फिशेस जो रहती है ना वो प्लांट्स पे जिंदा रहती है, पौधों को खा के पानी वाले। मान लो कुछ ऐसा सिचुएशन है कि सारे पौधे वो पानी के मर गए, ठीक है, या पौधे हट गए, कुछ भी हो गया। ओके, तो इन डैट केस क्या होगा, वो सारी फिशेस जो कि अपने फूड के लिए उन प्लांट्स पे डिपेंड है, उन सब की पॉपुलेशन भी घटने लगेगी। और इससे क्या होगा, वो फिशेस जो कि अपने फूड के लिए उन छोटी फिशेस पे डिपेंड है, उनका पॉपुलेशन भी घटने लगेगा। ठीक है, तो इसी तरह इकोसिस्टम पे सब एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। और आप सभी जानते हैं प्रोड्यूसर्स हम किसे कहते हैं, वो ऑटोट्रॉप, ऑल सच ऑर्गेनिजम्स विच आर ऑटोट्रॉपिक, मतलब वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, उन्हें प्रोड्यूसर्स करते हैं। ठीक है, उनमें हम ब्लू ग्रीन एल्गी और प्लांट्स को ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से अपने फूड को प्रोड्यूस करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे जानने वाली है कि हम लोग के अर्थ में जितना भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है उसका 80% ऑक्सीजन ये ब्लू ग्रीन एल्गे प्रोड्यूस करते हैं, रेस्ट 20% ही केवल प्लांट्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। समझ रहे हो, मतलब एल्गे हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट, प्लांट्स से ज़्यादा तो एल्गे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास टॉपिक आता है फूड चेन एंड फूड वेब। तो दोनों में अंतर क्या है? सो फूड चेन हम कह सकते हैं कि a series of organisms in which all organisms
is dependent on another organisms for his source of his or her source of food. Okay, so जैसे कि यहाँ पे पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा को हिरन खाए, हिरन को फिर टाइगर खाए, वैसे ही यहाँ पे ग्रास है, ग्रास को ग्रास ऑफर, ग्रास ऑफर को मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को ईगल, इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सो ये तो हमारा फूड चेन हो गया। अब फूड वेव किसे कहते हैं, तो फूड वेव यहाँ पे हमें दिया हुआ है। सो अब फूड वेव और फूड चेन में अंतर क्या हो गया, तो फूड वेव वही हो गया, फूड वेव इज अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन वेयर ऑल द चेन्स आर नेचुरली इंटरकनेक्टेड। मतलब यहाँ पे सीधा बताने की कोशिश ये किया गया है कि जैसे हम यहाँ पे कहा गया कि सांप को सॉरी यहाँ पे जैसे हमें कहा गया कि इस पेड़ पौधे को इस हिरन ने खाया, ज़रूरी ये हिरन ही खाए, इसी घास को तो मतलब ये हिरन भी खा रहा है, इसी घास को तो ये भी खा रहा है, ग्रास ऑफर भी, तो ऐसा तो कुछ ज़रूरी नहीं लग रहा है कि यहाँ पे केवल, तो यही बताया गया कि यहाँ पे एक्वेटिक है, ये जो भी घास फूस है, इसको खरगोश भी खा रहा है, इसको चूहा भी खा रहा है। ओके, एक ही चीज़ को ये दोनों खा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल इस खरगोश को यहाँ पे ये लोमड़ी खा गया, लोमड़ी को टाइगर खा गया, मतलब सब एक दूसरे पे इंटरकनेक्टेड है। कोई ऐसा नहीं है कि पर्सनली फॉर एग्जांपल अगर हम डियर ही को लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि डियर को पर्सनली केवल टाइगर ही खाए, मतलब दूसरे एनिमल्स भी खा सकते हैं। उससे ऊपर ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, तो ट्रॉपिक लेवल उसी तरीके से बंटा होता है जिस तरीके से मतलब उन्हें कंज्यूम किया जाता है। फॉर एग्जांपल सबसे नीचे में होते हैं प्रोड्यूसर्स, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को खाने वालों की संख्या, मतलब प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। डियर भी खा लेते हैं, काऊ, खाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, फॉर एग्जांपल डियर सबसे कॉमन एग्जांपल है इसका। अब डियर को बहुत लोग खा लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से सबसे ऊपर में आते हैं टेरिटरी कंज्यूमर्स, जो कि किसी फूड चेन या फूड वेब में सबसे ऊपर में होते हैं। उसमें एक ह्यूमन भी आते हैं, ह्यूमन किसी फूड चेन और फूड वेब में सबसे ऊपर में होते हैं। ओके, और उसके बाद यहाँ पे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को लेके कुछ लॉज है यहाँ पे, जो कि हम लोग को जान लेने चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है द ग्रीन प्लांट्स इन terrestrial ecosystems capture about 1% of the energy of sunlight that falls on their leaves and convert into food energy. ओके, ठीक है, तो ये बात हो गया प्लांट का कि वो जितने भी सनलाइट फॉल होता है उनके लीव्स से वो केवल 1% को उनका कंज्यूम करके एनर्जी बनाते हैं उससे। लेकिन अभी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये देख लो, यहाँ पे 10% एनर्जी कैन बी टेकन एज एन एवरेज वैल्यू फॉर द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रेजेंट इन ईच स्टेप एंड रीचेस टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर। इसे अच्छे से समझने के लिए हम लोग ये समझ लो कि जैसे घास को किसी हिरन ने खाया, तो उस घास से जितनी एनर्जी उसे मिली वो उसका केवल 10% को ही ऑब्जॉर्व कर पाया, तो बाकी 90% कहाँ गया। सो जैसे वो अगर मतलब घास को खाता है, ठीक है, हिरन घास को खा लिया, तो जैसे घास को खाया तो डाइजेशन में उसका कुछ एनर्जी खर्च हुआ, मतलब, और उसके बाद ब्रीथिंग रिस्पायरेशन में बहुत सारी एनर्जी खर्च हुआ, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखने में, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में, इस सब में एनर्जी यूज़ हो रहा है। और सो वो एनर्जी ऑलमोस्ट 90% ऑफ द एनर्जी के इक्वल हो जाता है, जो कि वो उस घास को खा के उसे मिला। सो रेस्ट 10% ही होता है जो उसको बॉडी द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है, मतलब ये एक अनुमान है। ओके, सो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी तरीके से। अब हम लोग को यहाँ पे एक टर्म आता है, वो टर्म हमारे पास बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। सो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है, तो अगर हम लोग अच्छे से हिंदी भाषा में मतलब अच्छे से हम लोग समझना चाहें नॉर्मल लैंग्वेज में, तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, वो बस एक हम लोग कह सकते हैं बैड इफ़ेक्ट हो गया वो फूड चेन या फूड वेब का। क्योंकि जैसे कि हम लोग फूड चेन और फूड वेब में सभी ट्रॉपिक लेवल एक दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे अपने फूड के लिए डिपेंड रहते हैं, तो उससे क्या होता है कभी कभी फॉर एग्जांपल हम लोग फार्मिंग में ले लेते हैं, तो फार्मिंग में हम लोग बहुत सारे पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं अपना क्रॉप्स में। वो पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइज़र्स बहुत बार पानी के साथ बह के नदियों में चल जाते हैं, नहीं तो सॉइल में ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं।
अगर नदी में जाते हैं तो हमें कोई फिश खा लेती है, या अगर सॉइल में ऑब्जर्व होते हैं तो प्लांट्स में आ जाते हैं। ओके, समझ रहे हो आप? उससे प्लांट्स ने ऑब्जर्व कर लिया वाटर के साथ। ओके, और बाद में मान लो कि जो फिश खाई उसे कोई दूसरी फिश ने खा लिया, या उसे इंसानों ने, या दूसरी फिश भी खाई तो उस दूसरी फिश को इंसान ने खा लिया। इंसान बहुत भूखा है, सबको खा लेते क्योंकि हम लोग ट्रॉपिक में सबसे ऊपर है यार, तो हमें मार के खाने वाला कोई नहीं है, हम ही तो सबको मार के खा रहे हैं ना। सो वो मतलब हम लोगों ने उसे कंज्यूम किया। अब वो जो भी पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स थे वो आ गए हमारे अंदर में, तो इसे ही हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसका डेफिनेशन हम लोग कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज अ फिनोमिना दैट एक्सप्लेन्स द इंक्रीज इन द concentration of harmful chemicals like pesticides and fertilizers in each tropic level। अच्छे से समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये चैप्टर ज़्यादा नहीं बचा है, बस थोड़ा सा बचा है कि हाउ डू आवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरनमेंट। ओके, तो हम लोग की जितने भी एक्टिविटीज़ है वो जनरली बुरा ही इफेक्ट करती है हमारे एनवायरनमेंट को। सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन लेयर तो आप लोग जानते हो क्या है, उसका डिप्लेशन कैसे होता है वो भी आप लोग जानते हो। तो एक डिप्लेशन हम लोग का यहाँ पे पाया गया था, मतलब शुरू हो गया था 1980s के आसपास। एक डिप्रेशन होना शुरू भी हुआ था, धीरे धीरे बढ़ गया, लेकिन साइंटिस्ट के लिए चिंता का विषय हो गया था, समझे? सो लिटरली सही बात है, मजाक का विषय भी नहीं, ये चिंता करने लायक है। ठीक है, अब हम लोग को लास्ट में यहाँ पे टॉपिक आते हैं मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज वी प्रोड्यूस। तो हम लोग उन कचरों को कैसे मैनेज करें जो कि हम लोग बनाते हैं। ओके, तो इसके लिए 3 R's के बारे में आपने सुना होगा, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल। तीनों के बारे में बारी बारी से बता देता हूँ। व्हाट इज़ रिड्यूस? रिड्यूस हो गया कि किसी चीज़ का हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो हम लोग उसको यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे रोटी ले जानी है अपने स्कूल में, टिफ़िन में मान लो टिफ़िन में धुलाई नहीं है, अभी धुलाई नहीं मैंने कर रखा था, जूठा नहीं, मुझे टिफ़िन ले जानी है, रोटी ले जानी है, तो मैं कैसे ले जाऊँगा? ओके, तो मैं उसे पेपर में रैप करके ले जाऊँगा। लेकिन अगर इंस्टेड पेपर में उसे प्लास्टिक में रैप करता हूँ सो ये गलत होगा, क्योंकि पेपर तो मैं अगर वहाँ फेंक भी देता हूँ तो पेपर अब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब पेपर डिकम्पोज हो जाएगा इन बॉडी। प्लास्टिक जल्दी नहीं होगा, तो मतलब प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करो, जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ प्लास्टिक का यूज़ करो। ये एक तरीके से रिड्यूस हो गया। ओके, रिड्यूस। अब मान लो कि मैं वहाँ पे पेपर लेके गया, मैंने पेपर को फेंक दिया, मैं पेपर को फेंकूँ क्या? वो पेपर मैं आगे भी कभी यूज़ कर सकता हूँ दोबारा रोटी ले जाने की, अगर उस लायक वो बचा है तो। ओके, मतलब ये बता रहा है कि हमें मतलब रीयूज़ करना चाहिए, एक तरीके से ये बचेगा ना। ओके, और उसके बाद रिसाइकिल सबसे लास्ट में इसलिए रखा गया क्योंकि रिड्यूस और रीयूज़ ही ज़्यादा बेहतर माने जाते हैं। क्योंकि रिसाइकिल अगर मैं किसी भी करता हूँ और किसी भी चीज़ को करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पेपर रिसाइकिल करता हूँ, तो उससे उसकी क्वालिटी थोड़ी घट जाती है, क्वांटिटी भी घट जाती है, इस वजह से रिसाइकिल को थर्ड पे रखा गया। सो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो गया। ओके, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचा है करने के लिए, और ये आप लोग पढ़ सकते हो, ये जो भी है लास्ट वाला इंटरेस्टिंग है। ओके, सो अब बस ये क्वेश्चंस बचे। सो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया। एक बार खुद से भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 5 नंबर का आप लोग को 1% बढ़ाने में मदद करेगा ये चैप्टर। सो धन्यवाद।